साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। साइबर अलर्ट में इस बार उन पहलुओं पर करेंगे बात जिन्हें जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय ऑलमोस्ट 80% रोल प्ले कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए। जब पैसा रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं। जो वो लिंक वहाँ पर दी गई है, यदि आपने उस लिंक को क्लिक करके अपना बैलेंस चेक किया तो आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। 20,000 से ज़्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल आइडेंटिफाई किए गए जो लोग खुद को बोलते थे कि हम मुंबई और दिल्ली में, और उनकी लोकेशन आ रही थी पाकिस्तान, दुबई और दूसरी कनाडा। नमस्कार, साइबर पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। ऐसे में आज हमारे साथ साइबर पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम आप सब यूं तो साइबर क्राइम की बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इनके अगर इंट्रोडक्शन दो तो ये कह सकते हैं कि अभी तक ये 9 लाख हमारे देश ही नहीं विदेशों के भी अधिकारीगण को, पुलिसमैन को, ब्यूरोक्रेट्स को साइबर क्राइम को लेकर कैसे उनसे बचे, कैसे उन्हें सॉल्व करें केसेस, इन सब को लेकर उनको ट्रेन कर चुके हैं। 9 किताबें लिख चुके हैं, 1300-1400 साइबर केसेस सॉल्व कर चुके हैं, 700-800 करोड़ रुपया भी बचा चुके हैं। फेरिस्त बहुत लंबी है इनके काम की। हमारे साथ हैं आज जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। अमित जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे इस साल का पहला पॉडकास्ट है। सबसे पहले हम शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करना चाहेंगे। हर बार हम आंकड़ों की बात करते हैं कि हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं 2025 में भी बढ़े आंकड़े, लेकिन अब इनको हल करने की दिशा में आपको क्या लगता है, कहाँ तक हम वहाँ भी बढ़े हैं? ना केवल केसेस हो रहे हैं, उनको हल करें या वो केसेस ना हो, इस दिशा में भी काम हुआ है पिछले साल में। देखिए, लगातार इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और सरकार की कई सारी इनिशिएटिव्स हैं जो लोगों को शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है, पर मैं इस शो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब भी थोड़े दिन पहले संचार साथी ऐप को लेकर काफ़ी हल्ला हुआ और लोगों को लगा कि ये उनके लिए सर्वेलेंस है या कुछ इस तरह के सवाल उठे, तो मैंने क्लैरिफाई भी किया था और दिन भर हम डिबेट्स में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते रहे कि देखिए, यदि हमें साइबर क्राइम की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो उसमें संचार साथी ऐप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि साइबर क्राइम जब हो जाता है उसके बाद आप पुलिस के पास जाते हैं और सोचते हैं कि अभी वो चुटकी बजाएंगे और क्रिमिनल उठा लेंगे। वैसा नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल इंडिया में होगा ही नहीं। अधिकतर तो वो मलेशिया, कोलंबो, यहाँ आपके म्यांमार, लाओस, वहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जो डिजिटल अरेस्ट के जितने मामले हुए हैं सारे लाओस से हुए थे। अब ऐसे में आपको रिलीफ यदि देना है तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, पैसा भी देश के बाहर निकल जाता है। एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप प्रोएक्टिवली उसको रोक लें। संचार साथी ऐप में आप देखेंगे जो 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, यदि वो आप रेगुलर इस्तेमाल करने लगे तो साइबर क्रिमिनल अपना अटैक कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कोई सी भी साइबर क्राइम को करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और फ़ोन। तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति से एसोसिएटेड होती हैं। सिम कार्ड KYC होता है, बैंक का अकाउंट भी KYC से ही होता है, फ़ोन भी यदि आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो पता होता है कि व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसका IMEI रजिस्टर्ड हो जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति जो होता है वो हमेशा चोरी का फ़ोन यूज़ करता है, किसी और के नाम का सिम कार्ड यूज़ करता है और किसी और के नाम का बैंक अकाउंट। अपने नाम से चूँकि उसकी कोई आइडेंटिटी होती नहीं तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम इस तरह के अकाउंट और सिम कार्ड रिपोर्ट कराने शुरू करते हैं तो जब पहली बार किसी को लूटा गया, उसने तुरंत संचार साथी पे गया और रियल टाइम में रिपोर्ट कर दिया, तो बंदा ख़त्म। अब वो नंबर किसी और के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, वो बैंक अकाउंट किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, वो फ़ोन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ें रियल टाइम में संचार साथी ऐप में आप कर सकते हैं। मतलब हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज नहीं बल्कि सिटीजन मॉनिटर्ड सर्विस दे रहे हैं। आपको पावर दे दी कि आप जाके तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए, नंबर ब्लॉक, बैंक अकाउंट ब्लॉक। अब वो कितने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेगा, कितने सिम कार्ड ले लेगा, कितने नए फ़ोन लेके आएगा, यहाँ जब उसके रिसोर्सेज टाइट होने शुरू होंगे, क्राइम अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। ये कोर रीज़न था संचार साथी का, जो शायद उतने इफेक्टिव तरीके से हम उस समय नहीं पहुँचा पाए। दूसरा, आपके नाम से कोई सिम कार्ड चल रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप तुरंत देख सकते हो उसमें और तुरंत ब्लॉक करा सकते हो उसको। आपका फ़ोन चोरी का तो नहीं है, तुरंत देख सकते हो और ब्लॉक करा सकते हो। आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आकर धमकी दे रहा है, आप तुरंत ब्लॉक करा सकते हो। वो नंबर कॉल कर ही नहीं पाएगा इंडिया में। आपको व्हाट्सएप पर, SMS पर कोई भी अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन आ रहा है, तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक हो जाएगा। ये जो पावर दी गई थी कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स की, ताकि साइबर क्रिमिनल्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, मेरे ख्याल से वो एक ऑब्जेक्टिव था। यदि हम सब उसका इस्तेमाल करने लगेंगे
तो साइबर क्राइम बहुत से लोग, मतलब करोड़ से ज्यादा लोग तो पहले ही यूज कर रहे हैं उसको, हाँ। लेकिन हाँ, इसको एक मुद्दा बनाया गया। लेकिन इससे आगे हटकर हमने देखा आरबीआई भी कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी कर रहा है। अब तो बैंकों की कॉल्स भी हमें 1600 सीरीज के नंबर से आने बिल्कुल लगी आने हैं। लगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव, क्योंकि अब आप पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि मोबाइल नंबर से कॉल आ रही है, बैंक को इम्पर्सोनेट करके आ रही है, या टेलीकॉम कंपनीज को इम्पर्सोनेट करके आ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज को आ रही है। अभी ये गाइडलाइन बन गई है कि यदि बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो उनके लिए जो नंबर है वो प्रीफिक्स नंबर है, वो फिक्स है। अब वो किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में आपको विश्वास नहीं करना है और किसी भी ऐसे ट्रैप में नहीं आना है। इसी तरीके से एक और इनिशिएटिव आया अभी, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप यदि आप बिना सिम के चला रहे हैं तो कुछ पीरियड के बाद वो लॉग आउट कर देगा। तो वो जो ड्यूरेशन है वो पहले अनलिमिटेड था कि आप नंबर सिम कार्ड कहीं और है और व्हाट्सएप कहीं और चल रहा है। तो लोग व्हाट्सएप से लोगों को धमकी देते थे, लूटते थे। जब हम सिम कार्ड का केवाईसी निकालते थे तो व्यक्ति वेस्ट बंगाल में कहीं बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे कोई व्हाट्सएप चला रहा है, क्योंकि उसके पास तो एक फीचर फ़ोन है, एक कीपैड वाला फ़ोन है, पर उसका ओटीपी लेकर किसी और ने व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर रखा है और वो क्रिमिनल उसको हो सकता है एक आध बार पैसे भी दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन खत्म हो जाएंगी। खासकर व्हाट्सएप वेब जो लोग यूज कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों को पता चला रहा है हमारे डेस्कटॉप से हम लॉग आउट हो चुके हैं, क्योंकि वहां भी टाइम फिक्स हो गया है। बिल्कुल ब्लूज, हर जगह उन्होंने एक सेशन टाइमिंग रख दिया। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं। अभी आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ट्विटर पे आपने देखा होगा एक इलॉन मस्क ने फीचर डाला कि आप ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो ट्वीट कर रहा है कहाँ से कर रहा है, ये इसकी लोकेशन क्या है, और जब इसने ट्विटर पर अकाउंट क्रिएट किया था तब ये कहाँ था। ये दो चीज़ें बड़ी काम किया है। तो आप ट्विटर पर जहाँ लोगों का हैंडल होता है वहाँ क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी, वहाँ बताएगा कि ये ट्वीट जो किया इसने कहाँ से कर रहा है, और इसने फ़ोन जब ट्विटर कॉन्फ़िगर किया जिस फ़ोन पर पहली बार, उस समय ये कहाँ था। 20,000 से ज़्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल आइडेंटिफाई किए गए जैसे ये फीचर आया। जो लोग खुद को बोलते थे कि हम मुंबई और दिल्ली में हैं, पर उनकी लोकेशन आ रही थी पाकिस्तान, दुबई और दूसरी कंट्री कनाडा में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। और ये जो फेक न्यूज़ और नैरेटिव्स की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती थी, मेरे ख्याल से वो क्लियर होना शुरू हो गई। लोगों को समझ में आ गया कि अरे ये तो एजेंडा ड्रिवन लोग हैं। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो अलग अलग तरीके से अभी स्टार्ट हुए और इनका इम्पैक्ट हमें जल्दी ही देख मिलेगा। जाहिर है। यहाँ पर क्या ये भी कहना इम्पोर्टेंट होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, उनको भी कहा गया है हम मॉडल कोड ऑफ एथिक्स पे भी काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी ये दिखाता है कि ये जो 2026 का वर्ष होगा इसमें हम और लगाम लगा पाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखें ना अमित जी, तो बहुत बड़ा सोर्स है इस तरीके के फ्रॉड्स का। निवेश की बात करें, लोन ऐप्स की बात करें, एक्सटॉर्शंस की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जरिया है इनके लिए। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय ऑलमोस्ट 80% रोल प्ले कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए। इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आता है, उसके बाद आप उस पर ट्रैप होना शुरू होते हैं, फेसबुक पर आता है या गूगल पर आता है। आपको लगता है कि ये ऐड तो किसी लेजिट कंपनी ने पोस्ट किया होगा, पर कई सारे 30-40% ऐड इस समय फ्रॉडस्टर्स डाल रहे हैं। अब आप गूगल पर सर्च करते हैं, ऊपर लिंक आ जाती हैं और आपको लगता है ये तो वेबसाइट HTTPS दिख रही है। HTTPS ही होती है अभी क्रिमिनल्स की वेबसाइट। ये एक बहुत बड़ा जरिया बन गया क्रिमिनल्स के लिए लोगों को ट्रैप करने का, उन तक पहुंचने का। अदरवाइज पहुंचते कैसे? तो मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी कोई लेता नहीं था, कहते हमने तो ऐड दिखाया, हमें तो पैसे मिले, अब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। अब सोशल मीडिया को बोला गया आप चेक कीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए, कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि जो बंदा ऐड कर रहा है वो लेजिट कंपनी भी है कि नहीं। अभी तो हमने देखा कि उसका कोई सोर्स ही नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा, वो ऐड दिखा रहा है और लोग लूट रहे हैं। तो इस तरह की रेगुलेशंस आएंगी। फिर फेक न्यूज़ को लेकर बोला गया कि यदि डीप फेक कंटेंट कोई है तो आप उसमें वाटर मार्किंग कीजिए, आप दिखाइए कि ये डीप फेक है। कम से कम जो लोग देख रहे हैं उसको एज एन एंटरटेनमेंट ही देखें, उसको रियल मान के ना देखें। बिल्कुल। तो इस तरह की गाइडलाइंस मेरे ख्याल से और क्लीन करेंगी सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए कंटेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ और बहुत ज़्यादा फेक कंटेंट आ गया, बहुत ज़्यादा गलत एडवर्टीजमेंट आ गए। अभी जितने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हैं, हमने जितने केसेस आ रहे हैं, सबसे मैं पूछता हूँ कि खेल शुरू कहाँ से हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था। आपने तो सुना होगा न्यूज़ में कि एक रिटायर्ड IG ने खुद को गोली मार ली क्योंकि उनका करीब 8-8.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉडस्टर्स ने हड़प लिया। और सोचिए, जब एक पुलिस ऑफिसर इस चीज़ पर भरोसा कर सकता है तो एक आम आदमी तो ट्रैप हो गई। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं हम लोग कि अवेयरनेस जो लेवल है गांव या वहाँ तक पहुँचाएं। सवाल यह है कि क्रिमिनल्स को इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी नॉलेज या जो आपकी अवेयरनेस लेवल है क्या है। हर बार एक नया मोडस ऑपरेंडी लेके आ जाते हैं। यहाँ पर जब मैं डिटेल में इस केस में गया तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, खेल वहीं से शुरू होता है, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ
DBS या कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के CEO की फ़ोटोज़ लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रोफाइल्स एडिट थे। तो आप प्रोफाइल पिक्चर देखते हो, आपको लगता है वही व्यक्ति होगा, उसका नाम भी वही होगा, उसी नाम से होगा। फिर लोग डिस्कशन कर रहे होंगे कि देखिए ये, फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे 30-40 लोग जो डाउट भी कर रहे होंगे कि यार ये ना ये गड़बड़ है, मुझे इस पर डाउट है। दूसरा कह रहा होगा अच्छा इसको वेरीफाई करते हैं। आप चुपचाप साइलेंटली देख रहे हो, पर वो सारे एक ही गेम का हिस्सा है। तो फिर वो उसमें से कोई लड़की आपको फ़ोन भी करेगी कि सर वो इस ग्रुप में हमने आपको देखा है, आपको क्या लगता है लोग सब सही बोल रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ेगा क्या? अब वो आपसे पूछ रही है तो आप, अच्छा मैं चेक करता हूँ। अब आप पुलिस ऑफिसर हैं, मान लीजिए आपने थोड़ा अपने लेवल पे चेक किया, आपको लगा कि नहीं यार ठीक ही लग रहा है। जो सुपरफिशियल वेरिफिकेशन होगा उसमें वो ठीक ही लगेगा, डीप इतना कोई जाता नहीं है। फिर वो लड़की बोलेगी अच्छा ठीक है तो मैं लगा देती हूँ, वो लगा रही, फिर नहीं मेरा तो बढ़ गया, वो उन्हीं के गैंग का हिस्सा है। बिल्कुल। फिर आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि यार हो सकता है 4-5 लोग और आपसे डिस्कशन करके पैसा लगा रहे हैं, तो आपको लगता है हम भी लगा देते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो 4-5 लोग उसी गैंग का हिस्सा है। और 4-5 नहीं, मतलब जो केसेस, कुछ तो केसेस ऐसे सामने आए हैं अमित जी जहाँ पर ये देखा गया कि 4-5 नहीं 100-150 लोग थे उसमें जुड़े हुए, और सारे नकली थे, सारे फेक थे। बस आपको इनफैक्ट 100-150 भी नहीं होंगे, वो एक ही व्यक्ति 100 अकाउंट से खेल रहा होगा। बिल्कुल ठीक। आपको तो पता ही नहीं ना कि ये पीछे व्यक्ति भी है कि नहीं। हाँ व्यक्ति, वो तो बॉट चल रहे हैं। तो हाउ इजी। अभी जो कल मुझे रात में केस आया, तो मैंने सिर्फ ये निकलवाया कि जब अकाउंट में पैसे गए 30 लाख रुपए गए किसी के, तो हमने अकाउंट फ्रीज कराया जहाँ पैसे गए थे, और उसके बाद उनके डिटेल्स निकलवाए। तो जिस अकाउंट में से 5 लाख रुपए गए थे, वो 5 लाख रुपए कम से कम 650 अकाउंट में गए। उसके बाद किसी में 200 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। मैं कह रहा हूँ ये क्या तरीका है? पता क्यों? अब मैं 550 अकाउंट कैसे फ्रीज कराऊं? उसने वो 5 लाख रुपए इतना छोटा छोटा टुकड़ों में करके 200, 500, 400 रुपए करके इतने अकाउंट में स्प्रेड कर दिया है कि अब मुझे इसी पैसे की रिकवरी करनी है अपने 5 लाख की या 30 लाख की, तो मुझे कम से कम 1000 अकाउंट फ्रीज कराने पड़ेंगे। 1000 अकाउंट जब तक मैं फ्रीज कराऊंगा वो तो विड्रॉ कर ही लेगा ना। बिल्कुल। मैं कॉल सेंटर चला के 1000 कॉल भी करूंगा तो मुझे 4 दिन लगते हैं। ये जो कन्वीनियंस है, और मैंने देखा वो स्क्रिप्ट पे चल रहा है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बना के वो अकाउंट से पैसे निकाले गए। और क्यों लोग ये कहते हैं कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया तो फिर हम पकड़ क्यों नहीं पाए? हाँ, क्योंकि वो इतना छोटा होके गया है और 1000 में चला गया सीधे। यदि 1 से 1 लाख भी जाएगा तो मुझे सिर्फ एक अकाउंट फ्रीज कराना है। बिल्कुल। पर आप ये मान के चलिए वो 1000 करके कितने अकाउंट्स में, कितने अकाउंट में गया, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ जो आपने मुद्दा छेड़ा है ना, एक्चुअली जब हम कहते हैं ना म्यूल अकाउंट्स को कंट्रोल करना है, आप अपने अकाउंट को देखो, कम से कम वो किसी को आप दीजिए नहीं इत्यादि, बस यहीं से हमारा हल तो शुरू हो जाता है। लेकिन आपने जो ये बात बोली कि एक साथ बहुत सारे अकाउंट्स में, ये जो तकनीक है ये अब, क्योंकि 2026 में चैलेंजेस टेक्नोलॉजिकली तो बहुत बढ़ जाएंगे, ये जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आप, AI का यूज कर रहे हो आप, एक सिस्टम का यूज कर रहे हो कि एक साथ बटन दबाया 1000 अकाउंट्स में पैसा चला गया, कोई मेहनत नहीं है उनके पास। ये टेक्नोलॉजी चैलेंज बनने वाला है हमारे बहुत ज़्यादा। बहुत देखिए अभी क्या है, AI का इस्तेमाल बहुत होने लगा है और स्क्रिप्ट्स बहुत इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपने शेयर मार्केट में जो लोग खेलते हैं वो लोग भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि वेरिएशन के बेस पर जो डे ट्रेडिंग करते हैं, कब खरीदना है कब बेचना, वो डिसाइड होता है। दैट इज़ ऑटोमेटेड बॉट सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही ये लोग जब पैसा रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चीज़ें बैंकिंग सिस्टम को डिटेक्ट करनी पड़ेगी कि ऐसे तो नहीं कि बॉट लॉग इन करके बैठे हुए हैं और फिर उससे पैसा निकल रहा है। ऑलरेडी लॉग्ड इन अकाउंट है, पैसा आया अगले में ट्रांसफ़र होता है, ऐसे चलता है। वो इस वक्त मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें ऑलरेडी, मैं जैसे अभी UK का एग्जांपल दूं आपको, तो वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम ने बॉट डिटेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने एक और लॉ बनाया अक्टूबर 2024 को, चाहे व्यक्ति की गलती हो चाहे बैंक की गलती हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। बैंक 5 दिन के अंदर पूरा पैसा उस व्यक्ति को वापस करेगा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बैंक को टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी पड़ गई। उनको लगा यदि फ्रॉड हो रहा है तो मुझे पहले जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कल के दिन गलती किसी की होगी, लौटाना तो मुझे पड़ेगा, भुगतना तो मुझे पड़ेगा। तो जैसे आप किसी को अकाउंटेबल बनाते हो, वो खुद अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। अभी क्या है, हम सारी पब्लिक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, विच इज़ अ मैमथ टास्क। वो तो सालों लग जाएंगे और फिर जब तक मोडस ऑपरेंडी बदल जाती है। बट यदि आपने बैंक को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल से वो कन्वीनियंट है, क्योंकि कितने बैंक हैं, 30-40 बैंक हैं मैक्सिमम, उन्हीं को तो अपग्रेड करना है। एंड दिस इज़ पॉसिबल। जो AI का इस्तेमाल क्रिमिनल कर रहे हैं वो बैंक भी तो कर सकते हैं कि यार ये सस्पिशियस लग रहा है, ये नया अकाउंट था, इसमें अचानक से लाखों रुपए कैसे आ गए, बिल्कुल होल्ड कीजिए। सो मेरे ख्याल से अब ये जो टेक्नोलॉजी है बैंक को करनी पड़ेगी इस्तेमाल टू गिव अस द रियल जस्टिस। अदरवाइज ऐसा ना हो कि ये चीज़ हाथ से बाहर निकल जाए अभी।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, पर जब तक लोग यूज़ नहीं करेंगे वो, तब तक वो किसी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होते। साइबर पॉडकास्ट में आगे भी रहेंगी बातें जारी अमित दुबे जी से, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे? और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। अमित जी, जब से हमने साइबर अलर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया था तब बातें और होती थी कि भाई आप अपना OTP मत दो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इन लोगों के लिए आसान कर दिया ना। अब तो हम ये भी आप ज़रूर बताएं कैसे हम बिना OTP, बिना लिंक लिए ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। बहुत सारे ऐसे नए नए टेक्निक आ गए हैं। अभी एक नई तरीके बताऊंगा। मैं नागपुर पुलिस में ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ डॉक्टर रविंदर सिंगल जी हैं कमिश्नर। ट्रेनिंग के बाद मैं उनके सारे ऑफिसर्स के संग बैठ गया, जो ACPs और IOs वगैरह थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर अभी जो केसेस आ रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं टू गेट अ ब्रेक थ्रू। तो एक केस बताया उन्होंने, कहा सर एक अजीब सी प्रॉब्लम है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले UPI से निकलते हैं। मैंने कहा आईफोन से भी होते हैं? बोले हाँ, आईफोन चोरी हुआ और उसके 15 मिनट के अंदर आपके पूरे पैसे निकल गए। मैंने कहा पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आईफोन चोरी होगा तो उसको आईफोन पहले पासकोड क्रैक करना है, उसके बाद उसको UPI का भी पिन चाहिए। दोनों जब तक उसके पास नहीं होंगे वो पैसा तो नहीं निकाल सकता। बोले पर हो रहा है, हमने NPCI से लॉग मंगा लिया, ये देखिए ये लॉग है, जैसे चोरी हुआ का टाइम ये है, उसके 15-20 मिनट के अंदर पूरे पैसे निकल गए। तो हमने उन्हें रिसर्च किया, फिर थोड़ा टाइम लगाया, गूगल सर्च करके फाइनली मुझे वो क्लू मिल गया। और मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को ताकि वो सेफ रह सकें। देखिए हर बार जब मैं आता हूँ, पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो 12 तरीके OTP चुराने के हमने डिस्कस किए थे, ये 13वां है। ये जितने भी UPI पेमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग को शायद आइडिया नहीं है कि UPI पेमेंट आप कीपैड फ़ोन से भी कर सकते हैं। जो वो सस्ते वाले फ़ोन आते हैं 800-900 रुपये वाले, उसमें आप नंबर डायल कीजिए *99#। जैसे आप *99# डायल करेंगे आपके सामने एक मेनू खुल जाता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उस पर फिर आप मोबाइल नंबर डालिए, UPI पिन डालिए और वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यदि आपके फ़ोन का सिम निकाल कर मैं किसी दूसरे फ़ोन में डालूं और उसके बाद ये *99# डाल के वो UPI का मेनू मेरे सामने खुल जाएगा, विच मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये देखिए, मतलब *99# करके ये मेन्यू खुल जाएगा। करेक्ट, किसी भी फ़ोन पर खुल जाएगा। और आप तो इससे क्या हुआ कि आपको फ़ोन के पिन की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन इसमें आपको UPI पिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी जब तक UPI पिन नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा। तो उसको UPI पिन कैसे मिलता है? इस मेनू ऑप्शन में आपने लास्ट ऑप्शन देखा क्या है? UPI पिन रीसेट का ऑप्शन। आप UPI पिन रीसेट कर सकते हैं बिना ओरिजिनल UPI पिन डाले। आपसे एक कोड मांगा जाएगा। वो कोड क्या होता है? वो आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट होते हैं जो इसमें मांगे जाएंगे। आप जब तक डेबिट कार्ड के 4 डिजिट नहीं दोगे वो UPI पिन रीसेट भी नहीं होगा। पर मैं आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट अभी बता सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कमजोरियां खड़ी करती हैं सिस्टम के अंदर। बिल्कुल, कि आपका फ़ोन यदि चोरी हुआ, भले ही वो आईफोन है, एंड्रॉयड है, डजेंट मैटर, ये ट्रिक तो सब पे चलेगी ना और पैसे निकल जाते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसको बचना कैसे। 2-3 तरीके हैं। पहला, आप अपना सिम लॉक कर सकते हैं। जब आप फ़ोन के सेटिंग्स में जाएं तो वहाँ पर मोर सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है सिम लॉकिंग का, जहाँ पर आप एक पिन डालकर सिम को लॉक कर दीजिए। 4 डिजिट या 6 डिजिट का एक पिन मांगा जाता है। अब जब उस सिम कोई दूसरे फ़ोन में मैं डालूंगा तो वो मेरे से पिन मांगेगा। जब तक मैं वो पिन नहीं दूंगा वो सिम यूज़ ही नहीं होगा।
तो आपका सिम स्वैपिंग के केसेस से बच गए आप, बच गए, इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। दूसरा एक और ऑप्शन है, ई सिम का ऑप्शन होता है आपके पास। ई सिम के ऑप्शन में फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं होती है, आप के पास एक QR कोड होता है बेसिकली। QR कोड फ़ोन में स्कैन करते हैं तो फ़ोन में सिम आ जाता है। यदि आप ई सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन चोरी हुआ और ई सिम है तो ई सिम तो स्वैप नहीं कर सकता ना वो। तो इस तरह की छोटी छोटी सेफ गार्ड्स हैं जिसको लेकर आप इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये आपने ई सिम की जो बात कही, ई सिम को वो स्वैप नहीं कर सकता, मगर अगर फ़ोन उसके हाथ में आ गया और आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, फिर भी क्या कोई तरीका है कि वो ई सिम को यूज़ कर सके? नहीं, कोई तरीका नहीं। तो इसलिए ई सिम आपको काफ़ी बचा लेगा इन तरह के फ्रॉड से। इसके अलावा हम और भी अभी डिस्कस करेंगे एक दो तरीके जो नए आ गए हैं मार्केट में। जो जैसे एक तरीका आ गया है, आपको एक SMS आता है, ट्रांजेक्शन अलर्ट, कि आपके अकाउंट में 27,495 रुपये प्राप्त हुए, पूरा नंबर होगा और उसके नीचे होगा टू चेक योर बैलेंस क्लिक हियर, लास्ट में होगा अपना बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक कीजिए। फिर कोई शायद कॉल करेगा आपको और आपसे कहेगा कि सर वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, आप ज़रा चेक कर लीजिए, बैलेंस चेक कर लीजिए, ऐसा करके। जो वो लिंक वहाँ पर दी गई है, यदि आपने उस लिंक को क्लिक करके अपना बैलेंस चेक किया तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो जो क्रिमिनल है वो लिंक भेज रहा है, वो विड्रॉल लिंक भेज रहा है, वो रिसीव मनी की लिंक भेज रहा है, वो आपसे पैसा लेने वाली लिंक है। और आप जैसे भी लिंक को क्लिक करोगे आपसे UPI पिन मांगा जाएगा। UPI पिन जैसे आप डालोगे पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो आप कभी भी किसी SMS पर आए हुए लिंक को क्लिक कर कुछ करने की कोशिश ना करें। लेकिन जब SMS भी आते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें हेडर्स होते हैं और उन हेडर्स लोग के ध्यान नहीं हिसाब से देते, होते लोग हैं। एक्चुअली लोग इग्नोर करते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें अक्सर बताई जाती हैं कि जो हमारे शॉर्ट कोड्स हैं कैसे पहचाने उसको कि ये बैंक का ही SMS है कि नहीं, कम से या कम किसी एयरटेल का नंबर हो। से आए मैसेज को, किसी मोबाइल फ़ोन के नंबर से आए मैसेज को तो कम से कम आप ना ही पढ़ो। कम से कम उतना कर सकते हैं, पर भी क्रिमिनल बहुत स्मार्ट है, वो शॉर्ट कोड से भी मैसेज भेज सकता है। मैं आपको स्पूफ भी कर सकता हूँ, मैं आपको वही शॉर्ट कोड दिखाऊंगा जो बैंक का होगा और आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, उसके लिए टेक्नोलॉजी उनको ज़्यादा स्मार्ट चाहिए पड़ेगी, हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन संभावना वहाँ पे भी है। इसलिए एक ब्लैंकेट सजेशन ये है कि आप किसी SMS पर आए हुए लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करो। क्लिक करें तो पिन तो बिल्कुल ना डाल दें, बिल्कुल, क्योंकि पिन तो उसके बाद देना ही पड़ता है आप। तो उस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहले आप अपने वॉलेट में जाके वेरीफाई कर लें। यदि आपको बैलेंस ही चेक करना था तो उसके लिए इस लिंक से क्यों जाना है? आप अपना जो भी वॉलेट है, UPI वॉलेट है या बैंक अकाउंट है, उसकी ऐप है, उस पर जाके वैलिडेट कर लें कि पैसा आया है, नहीं आया, बैलेंस है, जो भी है। आई थिंक दैट इज़ द राइट वे ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। आपसे बातें आगे भी करते रहेंगे अमित जी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहें साइबर पॉडकास्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब FD तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए, अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अमित जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल। जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि अब साइबर क्राइम इट्स बीइंग रेंडर्ड एज अ सर्विस। मतलब AI से आपको रेडीमेड फिशिंग लिंक्स मिल रहे हैं, रेडीमेड ही सारा काम हो रहा है। कम पढ़े लिखे साइबर क्रिमिनल्स आराम से करोड़ों का धोखा कर रहे हैं। इसका भी काउंटर ढूंढना जरूरी है। क्या इस दिशा में आगे हम बढ़ पा रहे हैं? देखिए, ये
तो हमेशा रेस रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो पहला यूज़र होता है वो क्रिमिनल ही होता है। आप यदि हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जब भी कोई इनोवेशन हुआ उसका इस्तेमाल नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा होता है और फिर पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि रिटर्न वहाँ ज़्यादा है, ईजी मनी है, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। आपने एक अल्फ्रेड नोबेल ने जब वो बनाया डायनामाइट के लिए जो, तो उसका इस्तेमाल युद्ध में ज़्यादा हुआ देन पीस, तो ये सिचुएशंस तो रहेंगी हमेशा। या जो भी इलेक्ट्रिसिटी हुई, आप गौर से देखिए तो ये रेस रहती है। तो एआई का इस्तेमाल भी क्रिमिनल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एआई बहुत इस्तेमाल होने लगा है और बहुत हेल्प होती है। अभी एक केस मैं आपको बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें एक सीईओ का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि अमित, मुझे ना मेरे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईमेल आ रही है और वो मेरे के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं और मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो वो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उन्होंने सीसी में रखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? और हर दिन 2-3 ईमेल आ जाती हैं, 1 हफ्ते से हो रहा है। तो मैंने कहा आप उनको कॉल क्यों नहीं करते? बोले कॉल वो रीचेबल ही नहीं है, ट्रेस नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, ये थोड़ा सिचुएशन बड़ी सीरियस हो गई है। तो मैंने कहा आप उनको एक ईमेल लिख दीजिए कि हैंड रिटन लेटर मुझे दीजिए विद सिग्नेचर फॉर एनी सच रिक्वेस्ट, बिकॉज हम एक ईमेल पर रिलाई नहीं कर सकते, ईमेल तो हैक भी हो सकती है, हो सकता है कोई दूसरा उनकी ईमेल मैनेज कर रहा हो। तो उन्होंने वो एक ईमेल का रिप्लाई दे दिया कि हैंड रिटन लेटर चाहिए। अगले दिन हैंड रिटन लेटर विद सिग्नेचर आ गया। अब इनका जो सीईओ का लॉयर था वो मुझे दिखाया उसने सिग्नेचर और पुराना सिग्नेचर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और बोला कि अरे ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा, ये तो 420 का केस है, इस पर तो हम FIR कर देते हैं। और ऐसे बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा रुको 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 2 मिनट रुको। मैं दोनों सिग्नेचर लिए, उस व्यक्ति के जो पुराने सिग्नेचर हैं वो और जो अभी लेटर आया उसमें, और दोनों सिग्नेचर मैंने एक AI टूल को दे दिया। मैंने कहा बताओ मुझे दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया? तो AI ने पूरा सिग्नेचर 4 एल्गोरिथम से एनालाइज किया और 2 पेज की रिपोर्ट दी, और लास्ट में मुझे बोलता है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किए। अच्छा। लेकिन 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 और इस लेकिन ने पूरा गेम पलट दिया। अब देखिए AI क्या कर सकता है। Imagine. AI बोल रहा है कि दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी ने किए हैं, लेकिन जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया। मैंने कहा व्हाट, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन AI से दिस? क्योंकि कोई फोरेंसिक लैब ये कह ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना। वो आपको ये बता सकती है कि भाई 80% मैच कर रहा है, 90% मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो फिर भी समझ में आता है। आप ये कैसे जज कर गए कि डर, ये मेरे पास रिपोर्ट, मैं तो हिल गया। और उसके बाद तो हमारी इन्वेस्टिगेशन की एंगल ही बदल गया पूरा। और हमने जब पुलिस को इंगेज किया और पूरा पता किया तो पता पड़ा उस बंदे को अरेस्ट, मतलब कब्जा करके रखा हुआ था। इमेजिन। अमित जी, हर बार की तरह आपने एक बार दोबारा हमको बहुत सारी काम की बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। होप इट विल बी यूजफुल टू अवर ऑडियंस। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अमित दुबे जी। अगले सप्ताह फिर आपसे होगी मुलाकात और आपको साइबर अलर्ट करने को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक आप रहें साइबर सेफ और हाँ, ईमेल के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें। हमारा ईमेल ID cyberalert.ddnews@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।